हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छे से शांति से चित्त को रिलैक्स करके क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और ये जो अभी मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी होती है। हर चीज़ हमें जो गोल हैं वो भी सीक्वेंस में याद करना होता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा था और रिपीट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन है, अंडर गोल 2 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूएन मेंबर कंट्रीज वर टू एंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर बॉयज एंड गर्ल्स वुड बी एबल टू कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ। यानी कि ये बात करी है कि इसमें कौन सी एक तरह से शिक्षा के बारे में बात की गई है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। कौन सी एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 गोल है फ्रेंड्स, उसको अगर सीक्वेंस में आप याद करोगे ना तो आपको सेकंड नंबर पे एक प्राइमरी एजुकेशन की बात मिलेगी, प्राथमिक शिक्षा की बात मिलेगी। तो आपसे यही पूछा है कि इस गोल में जो सेकंड नंबर पे गोल है उसमें कौन सी एजुकेशन की बात करी है, प्राथमिक, टर्सरी, सेकेंडरी या स्किल बेस्ड। तो याद रखना प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करी है, प्लीज़ इसको भूल मत जाना। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में हमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये 2000 में आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 8 गोल की बात की, और इनको 2015 तक कंप्लीट किया गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में अगर आपको पता हो कि टारगेट्स कितने हैं, चलो मैं आपको टारगेट का कमेंट बॉक्स में बताना कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टारगेट्स कितने हैं, ये आप मुझे बताना। और एक डीपली क्वेश्चन आ सकता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कि जो इनका मेज़र कर रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ कि नहीं, तो बेस ईयर किसको लेंगे, आधार वर्ष किसको लेंगे, ध्यान रखना 1990 को आधार वर्ष लेके सारी कैलकुलेशन करनी है। 1990 से लेके 2015 तक क्या देखना है। तो बेस ईयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बेस ईयर से कैलकुलेशन किया जाएगा, तो 1990 से कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। ये बेस ईयर है 1990 से 2015। तो ये ध्यान रखना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में किसकी बात हुई है, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की में, ठीक है। अगर यहाँ पे मिलेनियम ना होके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता, यानी कि जो 17 गोल है वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। तो एग्जाम तक इनको मिलने मत देना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में है प्राइमरी एजुकेशन की बात, प्राथमिक शिक्षा की बात, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। और इनको सीक्वेंस में मिलेनियम और सस्टेनेबल को याद रखना है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि याद कर लें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इमिटेड फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। आपसे ये पूछा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनसे क्या क्या इमिट होता है, क्या निकलता है, क्या उत्सर्जित होता है, ये बात ही है। यानी कि आपको पता है थर्मल पावर प्लांट है, उनमें आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विद्युत बनती है, बिजली बनती है। और जो कोल यूज होता है वहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको पता है एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, तो वहाँ पे कोयले को जला के एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है इनसे क्या निकलता है, क्या उत्सर्जित होता है। अगर हम देखें ना फ्रेंड्स, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजीली हो रहा है ये क्वेश्चन। ओजोन है ना, ओजोन, वो आपको पता है डायरेक्टली कभी नहीं निकलता है, ओजोन डायरेक्टली नहीं निकलता है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, प्राथमिक प्रदूषक ना होके सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक प्रदूषक होता है। और सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक वो होता है जो डायरेक्टली नहीं निकलता, इन्वायरमेंट में आके रिएक्शन करके बनता है। तो ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टली थर्मल पावर प्लांट से निकलता ही नहीं है। तो ओजोन वाला जो भी ऑप्शन है हम काट देंगे, बी इसमें है तो काट दो, बी इसमें है तो काट दो, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए और हमारे पास इश्यू बच गया डी का, कि डी यानी कि मीथेन निकलता है कि नहीं। तो मीथेन भी आपको पता है, मीथेन जो CH4 है वो भी थर्मल पावर प्लांट से सामान्यतः नहीं निकलता है। वो कहाँ से निकलता है, वो मीथेन निकलता है आपको वेटलैंड से, ठीक है ना, जो दलदली भूमि है वहाँ से निकलता है, वेटलैंड से, लैंड फिलिंग से निकलता है यानी कि भूमि भराव से निकलता है, और दलदली भूमि से निकलता है, पैडी फील्ड से निकलता है, आप याद रखना पैडी फील्ड है वहाँ से निकलता है, ठीक है ना, पैडी फील्ड से भी निकलता है, और लाइव स्टॉक से भी निकलता है। तो मीथेन भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो डी भी नहीं आएगा, तो अपने पास राइट आंसर सेकंड बच गया। तो बात समझ में आ गई कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उससे क्या क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय पदार्थ निकलते हैं। और ये आप बात फील करते हो जहाँ फ्यूल जलते हैं
वहाँ पार्टिकुलेट्स मैटर कणीय पदार्थ तो निकलते ही हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा क्योंकि कोयला यूज हो रहा है। और कोयला 4 प्रकार का आपको पता है पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इसमें जो भारत में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का है और उसमें सल्फर की मात्रा अच्छी होती है, तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगा। और आपको पता है जब फ्यूल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो निकलता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह में भी फ्यूल चलता है तो वहाँ से निकलता है, और ये भी एक फ्यूल ही है, कोल फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर क्या करेंगे, ए, सी इज और ई इज़ द राइट आंसर। तो सेकंड अपना जो है आंसर है वो ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को बड़े आराम से करना है फ्रेंड्स, हर चीज़ को यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन किया तो हमने मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाने चाहिए। जैसे ओजोन का पता लग गया कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट कोई पूछे तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया। एक मीथेन किस से निकलता है ये भी क्वेश्चन पूछे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात के कोयल कितना प्रकार का होता है वो भी हमारा हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों को हर वीडियो में और कोशिश करता हूँ बताने की फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान ना दे के मेरे हिसाब से हमें हर ऑप्शन पे काम करना चाहिए, तो इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपना कम्युनिकेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है नो सोशल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल, कोई भी सोशल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है किसके बिना, विदाउट कम्युनिकेशन, संचार के बिना सोशल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो संप्रेषण संचार है उसके बिना सोशल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। कोई भी जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधि कर रहे हैं, वो बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और ये प्रैक्टिकली आप देखते भी हो कि जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, संचार करेंगे, तभी तो कोई सामाजिक गतिविधि होगी, यानी कि सोशल एक्टिविटी होगी। तो उसके बिना तो यानी कि कोई भी सामाजिक गतिविधि पॉसिबल नहीं है अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है, अगर वहाँ पे संप्रेषण नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है कम्युनिकेशन प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। ये कह रहा है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तभी तो ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तभी तो हमें सोशल एक्टिविटी में ज़रूरी है। तो ए का सही रीज़न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए का सही कारण है आर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे फ्रेंड्स, बिना कम्युनिकेशन कैसे हम डेली जब सामाजिक गतिविधि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो नहीं कर सकते। तो आर इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इस लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है एक टॉपिक है मूड एंड फिगर का, आपको याद हो तो मूड एंड फिगर का एक टॉपिक है, मूड एंड फिगर, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, मूड एंड फिगर एक टॉपिक है, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको, और ए, ई, आई, ओ के बारे में आप शायद जानते हो। ए का मतलब होता है ऑल, क्या मतलब होता है, ऑल मतलब होता है। और ई का मतलब क्या होता है, नो मतलब होता है। आई का मतलब होता है सम, ठीक है, और ओ का मतलब होता है सम नोट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, ए का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, ई का मतलब क्या होता है, नो होता है, और आई का मतलब होता है सम, और ओ का मतलब होता है सम नोट। ये हमें ध्यान रखना है। अब ये पूछा है कि इसके अंदर ए, ई, आई, ओ के अंदर कौन सा फिट नहीं है, जो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इस फ्रेमवर्क में कौन सा फिट नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो देखो, जहाँ ऑल होगा वो फिट हो जाएगा, और नो होगा वो भी फिट हो जाएगा। देखो नो है इसमें, नो सॉल्ट हैज आयोडीन, तो नो आ गया, तो नो तो फिट हो जाएगा, क्योंकि नो को के लिए ई हमारे पास है तो फिट हो गया, इसकी कोई बात नहीं है। ओल है, इसको भी हमारे पास फिट हो गया, क्योंकि ओल के लिए हमारे पास ए है, ये भी फिट हो गया। सम है, ये भी हमारे पास फिट हो गया, क्योंकि सम के लिए हमारे पास आई है। लेकिन ये क्या है, द सोल्ट ऑन द टेबल हैज़ आयोडीन, इसमें ना तो ए का कहीं रोल है, ना ई का है, ना आई का है, ना ओ का है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, मेज़ पर नमक में आयोडीन होता है, ये वाला इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर सेकंड, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। मेज़ पर नमक में आयोडीन होता है, ये ए, ई, आई, ओ के फ्रेमवर्क में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को चित्त रिलैक्स करके मन की शांति से करना है। और आप लोगों को हर बार मैं एक बात कह के जाता हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज़ अपने चित्त को, मन को रिलैक्स रखें, शांत रखें, और जीवन में किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर है। एग्ज़ाम का टाइम है, हो सकता है कि माइंड पे प्रेशर कुछ आ रहा होगा, दिमाग ख़राब होता होगा। ठीक है, ये होता है, जेन्युइनली होता ही होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो और वो जब घड़ी आती है तो होता है ऐसा प्रेशर, लेकिन
प्रेशर आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसको बहुत हावी कर लेते हो, यानी कि उसकी वजह से अगर कुछ काम कर रहे हो वो डिस्टर्ब हो सकता है, अगर पढ़ाई कर रहे हो अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो वो प्रेशर बहुत ही ख़राब हो सकता है और वहाँ सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, अपनी बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, और आराम से उसको एकदम रिवीजन पे फोकस रखें और शांति से काम करें। अगर कुछ कम भी पड़ा है तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है, थोड़ा रिलैक्स होकर शांति से पढ़ने की कोशिश करें, सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।